नमस्कार दोस्तों। क्या आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का परमानेंट इलाज जानना चाहते हैं? दोस्तों, आज की भागदौड़ की जिंदगी में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक नई लाइफस्टाइल डिसीज बन चुका है। बहुत सारे पुरुष इस बीमारी से परेशान हैं और उनमें से तो काफी लोग इसके बारे में खुलकर बात भी नहीं कर पाते। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर महाजन, जो न केवल एक फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हैं बल्कि भारत के एक जाने माने रिसर्चर भी हैं। अपने 30 साल के बड़े करियर में डॉक्टर महाजन ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंजेस देखे हैं और इसीलिए शायद वो एक सही डॉक्टर हैं जो हमें कन्वेंशनल मेडिकल साइंसेस और एडवांस टेक्नोलॉजीज जो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर एजुकेशन के लिए अवेलेबल है उनके लिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वेलकम डॉक्टर महाजन, आपका स्वागत है मेडिकल एक्सपर्ट्स के चैनल पर। थैंक यू धीरज। नमस्ते टू ऑल द ऑडियंस। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहला सवाल है कि सिंस हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आज का हमारा टॉपिक है, तो हम लोगों को ये बताएं कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता क्या है और इनके कारण क्या हैं? धीरज, जैसे मेरा बेसिक बैकग्राउंड यूरोलॉजी का है, काफ़ी लॉन्ग टाइम 25-30 साल की मेरी एक्सपीरियंस है और उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मेरा रीजनरेटिव मेडिसिन का ऐड हुआ है, जिसमें बिकॉज बेसिक साइंस हम जहाँ पर बात करते हैं उसको हमको इम्प्रूव करने के लिए और परमानेंट ट्रीटमेंट्स के लिए हम नए तरीके से सोचते हैं कि जैसे रीजनरेटिव मेडिसिन का एप्लीकेशन हो। ये उस कैटेगरी में जाता है डिजीज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसमें हम कहेंगे कि लाइफस्टाइल पैटर्न इज अ रिस्पॉन्सिबल वन। सेकंड, अ काइंड ऑफ सोशल डिप्रेशन एंड इनिबिशंस। इनिबिशन यानी फियर, एक प्रकार का फियर, और एक सोशल इनिबिशन एक दूसरी टर्मिनोलॉजी जिसमें हमको एक फियर नाम का दिमाग में बहुत बड़ा एक भय तैयार होता है। और बहुत सारे लोगों को छोटेपन से बड़े हुए जब तक अपने गैमेट फंक्शन, जिसको हम फंक्शंस फॉर रिप्रोडक्शन कहेंगे, हमारी जननी बनाने के लिए जो फंक्शंस नेचर ने हमको दिए हैं, वो फंक्शंस के बारे में एक बहुत बड़ा गैप ऑफ नॉलेज है, जिसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस और इनफर्टिलिटी जैसे ये टाइप के टर्मिनोलॉजी है, उसमें उसका बहुत बड़ा स्कोप बनता है। और ये जो डिजीज होता है, इसको डिजीज नहीं बोलूंगा मैं, बहुत सारे लोग तो अपने सोशल स्टिग्मा समझकर उसके बारे में लैक ऑफ नॉलेज रहने की वजह से वो इरेक्शन क्या चीज है, उसका फंक्शन क्या है, किस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, ये पेनिस का रोल उसमें क्या होता है, ये नेचुरल फिजियोलॉजी है, ये उनके दिमाग में नहीं होता है। उनको लगता है कि समथिंग अलग है ये, बिकॉज ये जो टीचिंग होती है ये जनरेशन से आती है, अपनी पेरेंट्स के एजुकेशन से, बच्चों के एजुकेशन में आती है, स्कूल के एजुकेशन से आती है, सोसाइटी के एजुकेशन से आती है। पर हमारे यहाँ की सिस्टम में सेक्स नाम की टर्मिनोलॉजी को बहुत एक टब्बू बोलकर देखा जाता है, जिसको कहा जाता है कि यार ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पर वो टब्बू के बिहेवियर की वजह से बहुत सारे फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ के जो फंक्शनल डिफरेंस होते हैं ना, वो ओवरलैप करते हैं। वो एक दूसरे को भी एक्सप्रेस करने के लिए डर सा बैठता उनके दिल में, मैं किस तरह से अपनी पत्नी से बोलूं या मैं किस तरह से अपने हस्बैंड को बोलूं, मेरा कुछ प्रॉब्लम है। यदि उसमें प्रॉब्लम नहीं भी होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब कि उसको सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए उसके अवयव में जो सेक्सुअल अवयव होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में पेनिस बोलेंगे और हिंदी में जिसको कहेंगे हम एक व्हाट डू यू कॉल, हिंदी में तो मैं बोल नहीं सकूंगा पर इंग्लिश में बोलेंगे पेनिस को हम। सो इस अवयव का जो फंक्शन है कि इरेक्शन होना, इरेक्शन होकर, इरेक्शन यानी खड़ा होना, उसको मेंटेन करना, उसकी जो एक्टिविटी पूरी हुए जब तक, मैं ले लैंग्वेज में बता रहा हूँ क्योंकि कॉमन आदमियों को समझना चाहिए। सो ये जो इरेक्शन या तो खड़े रहने का जो प्रकार है लिंग का हमारे, वो प्रकार उसकी क्रिया पूरी हुए जब तक रहना चाहिए। यदि क्रिया होने के पहले यदि कम होता है, उसको हम बोलेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जो कि सब्जेक्ट को, जो भी इस क्रिया में अपने
रिप्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए या तो अपने प्लेजर के लिए, अपने खुशी के लिए करता है, उस वक्त उसको ये महसूस नहीं होता है कि वो क्यों पहले स्खलन हो रहा है या तो गिर रहा है नीचे, और उसके साथ में उसका सीमेन इजैकुलेट हो जा रहा है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी इसको हम बोलेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन, मुझे मैच्योर होने के पहले, एक्शन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट होने के पहले उसका वीर्य निकल जाना और उसका स्खलन हो जाना और पेनिस का टाइटनेस गिरना चालू होना, उसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलेंगे। और जबकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलना है तो ये पूरी क्रिया नहीं होना, पूरी क्रिया में इरेक्शन ही नहीं आना उसमें। तो ये इरेक्शन नहीं आना, पार्शियल इरेक्शन आना और उसका स्खलन हो जाना क्रिया पूरी होने के पहले, उसको हम बोलेंगे कि जिसकी वजह से हमारी जो नेचुरल सेक्स की एक्शन है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी दोनों तरफ से। जैसे कि पुरुष को उसकी अतृप्तता रहेगी, स्त्री को उसकी अतृप्तता रहेगी। ये इसको हम कहते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। बट दोनों ग्रेड एक ही टाइप के फंक्शनल एबिलिटी में बोलूंगा, फंक्शनल डिफिशियंसी में बोलूंगा, डिजीज नहीं बोलूंगा इसको मैं जनरली, बिकॉज ये बहुत डिजीज बोलने के लिए उसमें व्यंग्यता चाहिए ना, डिफिशियंसी चाहिए। पर आज के पीरियड में जितने भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, जिसके लिंग के इरेक्ट होने के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स 90% प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि जिसमें फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होता है, उसके अंदर का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जो कि उसके सोशल बिहेवियर, स्टिग्मा बिहेवियर, उसका डिप्रेशन, उसको लैक ऑफ नॉलेज, वो क्रिया किस तरह से की जाती है, उसके पहले के क्या क्रिया होते हैं, उसके बाद के क्या क्रिया होते हैं, और ये जो क्रिया मालूम होना सबसे पहला काम बनता है। और दूसरा, इसकी जो वजह आपने जो पूछी क्यों होता है, जो मैंने आपको बताया अभी कि 90% कॉजेज आर not physiological or anatomical, but they relate into a psychological part, fear part, social part, deficiency part, knowledge part। ये सब बड़ा ग्रुप है। ये ग्रुप के अलावा जो भी जिनको होता लगता है कि ऐसा मेरा इरेक्शन नहीं होता है या तो मेरा लिंग काम नहीं कर रहा है, उन लोगों के लिए जो भी रीजंस है, जैसे मैंने बताया ये 4-5 रीजन जो बताया मैंने, सोशल इंपैक्ट के रीजन बताया, फियर के रीजन बताया, जो लैक ऑफ नॉलेज के रीजन बताया, उसके अलावा जो होते हैं रीजन, जैसे कि वो उसका नर्व का डैमेज हो जाना, उसकी नस जो होती है जो पिडेंटल नर्व कहा जाता है उसको डैमेज हो जाना, मे बी किसी भी वजह से हो, क्रॉनिक डायबिटिक लोगों में हो सकता है, ट्रॉमेटिक लोगों में हो सकता है, मेटाबॉलिक डिजीज में हो सकता है, थायराइड में हो सकता है, डिप्रेशन में हो सकता है, जिसके नर्व का फायरिंग सिग्नल जो होता है, जो सिग्नल लेकर जाना उसके लिंक तक, वो पूरा नहीं बनता है। वो पूरा बनने के लिए उसके जो मस्तिष्क के पेशियां होती है, ब्रेन की पेशियां जो होती है, उनको काम करना पड़ता है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स रिलेटेड टू केमिकल्स, ड्रग्स वगैरह जो होते हैं वो नर्व्स पर इफेक्ट करते हैं कि और ट्यूबरक्लोसिस हो, डायबिटीज हो, ये लोग उस पर अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है वैस्कुलर, तीसरा होता है वैस्कुलर कॉज। वैस्कुलर डायबिटीज लोगों में हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज में हो सकता है, और डायबिटीज के अलावा एंडोथेलियल डिसफंक्शन, जो कैपिलरीज के ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिनी जो होती है ना, उसका डिसफंक्शन, वो काम नहीं करेगा, समझो ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो होगा। इसका वजह क्या है, जो लिंग में जो दो पेशियां होती है, दो मसल होते हैं, जो स्नायु होते हैं, वो स्नायु स्पंज के वैसे, जैसा हम स्पंज खेलते हाथ में लेकर पानी भरते हो, उस तरह से उसके अंदर खून जाना पड़ता है, ब्लड जाना पड़ता है, फ्लो होना पड़ता है। वो यदि फ्लो नहीं होता है और फ्लो हो भी गया तो वेन जो होती है ब्लड सप्लाई वापस ले जाने वाला, तो उसके अंदर भी डिफेक्ट हो सकता है, जिसको वेनस लीक कहा जाता है। एक तो एंडोथेलियल डिसफंक्शन, ब्लड वेसल्स का प्रॉब्लम जो ब्लॉक हो सकते हैं, डिसफंक्शन हो सकता है। दूसरा वेनस लीक हो जाना, भर भी गया तो देयर आर वाल्व होते हैं, हर वेसल वेन में वाल्व होते हैं जो फ्लो ब्लड का आया है स्पंज के अंदर, वो रोकने के लिए। वो वाल्व का यदि फंक्शन नहीं होगा तो ब्लड लीक हो जाएगा। तो ब्लड लीक होना इज वन ऑफ द कॉज फॉर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जो फंक्शन नहीं करेगा पूरा। या तो
हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, तीसरा प्रॉब्लम होता है हार्मोन का प्रॉब्लम, जिसके अंदर सेक्सुअल हार्मोन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल प्ले करता है, वैस्कुलर हार्मोन्स काम करते हैं, पेरिसाइड्स काम करते हैं, स्टेम सेल्स बोलकर होते हैं पेरिसाइड्स, जो इस पर हम ग्रेजुअली बताएंगे हाउ। ये जो मैंने अभी अभी इसी प्री मैच्योर मैंने बोल दिया आपको स्टेम सेल वर्ड तुम्हारा प्रश्न आने के पहले, मगर ये वर्ड का कैसा है कि ये वर्ड यहाँ पर बहुत काम करता है। इसको हम जब रिपेयर करते हैं तो एंडोथेलियल फंक्शन और वैस्कुलर फंक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं। तो ये जो फंक्शंस मैंने बताया भी अलग अलग वजह से, वो बहुत मायने करते हैं। इसके अलावा भी हार्मोन्स जो प्ले मेजर करता है, अभी जैसे बताया हार्मोन्स, वो एक इंपॉर्टेंट रोल है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल एक होता है एक फियर रिफ्लेक्स। फियर रिफ्लेक्स म्हणजे एक्सप्रेशन जो होता है, अपनी पत्नी को मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूं मेरे सेक्सुअल डिजायर्स, क्योंकि वो हमको टीच ही नहीं होता है, हमको संबंध नहीं कि ये कुछ अलग एक्शन है। तो वो एक बहुत बड़ा मायने करता है। उसके अंदर बहुत सारे लोगों में ये भी नहीं मालूम होता है कि सेक्स करने के पहले, इरेक्शन करने के पहले देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज, उसको जिसको कहते हैं कि फोर प्ले हो। जो फोर प्ले भी फियर के मारे वो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो इरेक्शन करने में उसका ब्लड फ्लो नहीं मिलता है बरोबर, उसका इस नर्व का स्टिमुलेशन नहीं मिलता है बरोबर, और वो एक्टिविटी इनकम्प्लीट हो जाती है। फिर एब्डोमिनल प्रॉब्लम होते हैं, जिसके अंदर बॉवेल के डिसबायोसिस, ये जो नया टर्मिनोलॉजी मैंने बताया अभी, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। ब्लाडर डिसबायोसिस ऑफ इंटेस्टाइन, ये जो अतड़ों के अंदर के जो सेल्स बैक्टीरिया होते हैं वो भी प्ले रोल होते हैं कि न्यूरो ट्रांसमिशन बरोबर हो, ब्रेन की न्यूरो ट्रांसमिशन बरोबर हो, ये भी प्रे करता है। इस तरह के मल्टीपल रीजंस है। और सबसे बाद में होता है जो लास्ट को मिनिमल कॉज है, जो ट्रॉमेटिक हो सकता है, ट्रॉमेटिक हो, कैंसर हो, ये जो कॉज है ना, रेयर कॉजेस है, जिसके अंदर नर्व इंजरी हो सकती है, पेनिस का मसल फ्रैक्चर हो सकता है, पेनिस के अंदर कैल्सिफिकेशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी वजह है। इन्फेक्शन हो सकता है उसके ग्लैंड्स के अंदर, जिसकी वजह से फंक्शनल एबिलिटी बराबर नहीं मिलेगी उसको। इस तरह से इट्स वाइड स्पेक्ट्रम है, सोशल प्रॉब्लम है। इसको हमको बहुत नाजुक तरह से ले जाना पड़ेगा पब्लिक के पास में टू एक्सप्लोर देयर माइंड्स। श्योर। सो डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी बात को समराइज करना चाहूंगा और आप मुझे बताना मैंने सही समराइज किया है कि नहीं। सबसे पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो वो है जिसमें लिंग पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो पाता, इरेक्शन आदमी अचीव नहीं कर पाता एक सस्टेनेबल वे तक, जब तक इंटरकोर्स की प्रोसेस पूरी नहीं होती। फिर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन आपने बताया कि इरेक्शन तो हुआ, बट इंटरकोर्स कंप्लीट होने से पहले ही इजैकुलेशन हो जाता है और दोनों पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। उसी से पहले इजैकुलेशन खत्म हो जाने की वजह से वो प्रोसेस रुक जाता है। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा धीरज, यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, ये जो प्रीमैच्योर जो एक्सप्लेन किया वो परफेक्ट एक्सप्लेन किया आपने, मगर इसमें जो डिससेटिस्फैक्शन का जो इश्यू है ना, इनमें वो इश्यू होता है बिकॉज सेक्स के अंदर या तो इंटरकोर्स में क्लाइमैक्स जो होता है पुरुष और स्त्री का साथ में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं। इसी की वजह से प्री मैच्योर इलेक्शन ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सोसाइटी में बना हुआ है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर दिस करेक्शन, धन्यवाद करेक्ट करने के लिए। और फिर आपने बताया रीजन जो है ब्रॉडली 90% जो है पेशेंट हैं उनके साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, अवेयरनेस, एजुकेशन, फियर्स एंड साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो 10% पेशेंट्स बचे उनको फर्दर कैटेगरी के रीजंस हैं, कुछ वस्कुलर रीजंस हैं, कुछ हार्मोनल रीजंस हैं, कुछ ट्रॉमा रीजंस हैं। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा साइंस इरेक्टाइल डिसफंक्शन का हमारा इसके अगेंस्ट में इस पूरे स्फीयर के पे रोटेट करता है। तो डॉक्टर साहब, अभी सवाल यह है कि साइकोलॉजिकल सबसे पहले, क्योंकि 90% साइकोलॉजिकल है, तो अगर हमें किसी का साइकोलॉजी अवेयरनेस को ठीक करना है तो ऐसे पेशेंट्स को के लिए आपके पास क्या सलाह है जिनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है बट साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, या फियर फैक्टर है, या एंजाइटी फैक्टर है, या स्ट्रेस फैक्टर है, या अवेयरनेस है, तो उसके लिए पहले अपन सबसे पहले साइकोलॉजी इश्यू डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद अपन फिजिकल इश्यूज पे।
और धीरज जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आपने निकाला कि कॉजेस के अंदर जैसे हम साइकोलॉजिकल बोले या तो डिप्रेशन और मेंटल डिप्रेशन बोलेंगे, कॉजेस की सोशल कॉजेस बोलेंगे, ये आपने जैसे ठीक से बता दिया है कि क्या क्या वजह हो सकती है उसमें। तो उसको मैं सिर्फ इम्पैक्ट बताऊंगा कि कोई भी पेशेंट का हम जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैटेगरी में हम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम में इंक्लूड करेंगे, बिकॉज इसके जो होने के कारण है मोस्टली 99.9% are psychological reasons, where most of the things can be corrected using some other newer technologies and psychological interviews. इसमें क्या होता है, जनरली एक कॉमन इंटरव्यू होना जरूरी होता है, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ का इंटरव्यू होना बहुत जरूरी होता है। हम जब खाली एक का इंटरव्यू करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ये जो कम्युनिकेशन गैप बनता है ना हमारा, वो पहले क्रॉस करना है हमको। यदि इस ट्रीटमेंट में पेशेंट का बेनिफिट चाहते हैं, उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो एक गैप हमको कम करना है, एक फियर रिस्पॉन्स कम करना है, सोशल स्टिग्मा निकाल देना है और ये बताना है कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। विदाउट दिस फिजियोलॉजी देर विल बी नो प्रोजनी। प्रोजनी का मतलब है तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन, किसी भी निसर्ग में जनरेशन चाहिए तो सेक्सुअल एक्ट बहुत जरूरी होता है, जो प्राणी में भी होता है और मनुष्य में भी होता है। तो ये हमको एक इंटरव्यू के दरमियान क्लियर करना होता है। उसके साथ में हम उनको एक एजुकेशन देना पड़ेगा, हमको दोनों को साथ में बिठाकर, और दोनों के इंडिपेंडेंट व्यूज लेने के। इंडिपेंडेंट व्यूज विल गाइड अस, हमको बताएंगे कि कहां पर ये गाड़ी घसर रही है। और वो जब हम वो टारगेट पर आएंगे तो हम कॉमन इंटरव्यू लेंगे। फिर उसका कॉमन इंटरव्यू में हम उसके फियर रिस्पॉन्स को निकालने के लिए there are many type of therapies which are present, which are from a behavioral therapy, psychotherapy। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर पाने के लिए वेदर इसमें साइकोलॉजिकल रोल मेजर है या अदर फिजिकल रोल और इमोशनल रोल्स मेजर है, तो उसको पाने के लिए हमारे पास में एक प्रोफार्मा होता है। जो प्रोफार्मा में हम इंडिकेशन देते हैं, वेरियस कॉजेस प्रश्न होते हैं, उसमें उनको आंसर करना पड़ता है, ABCD दिए जाते हैं, उसके हिसाब से वो लिखेंगे उसमें। उस पर से हमको समझ में आता है उनका इंटरव्यू, और एक प्रश्नावली में हमको समझ में आएगा कि हम उसको किस कैटेगरी में डालना है, और उसके हिसाब से हम उसके इन्वेस्टिगेशन का प्रोफाइल बनाएंगे। वो इन्वेस्टिगेशन प्रोफाइल में फ्रॉम हिस्ट्री टेकिंग ऑफ द पेशेंट, जैसे मैंने बताया, उसके बाद में हम आएंगे उनके टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो, जैसे बेसिक पैरामीटर्स, हेमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, CBC एंड ऑल दोस आएंगे। फिर उसके बाद में बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन आएंगे, जिसके अंदर लीवर का फंक्शन मायने करता है, किडनी का फंक्शन मायने करता है, और लिपिड का फंक्शन मायने करता है। ये सब प्ले करते हैं इसके कॉजेस के अंदर। हाइपरलिपिडीमिया में हो सकता है, ओबेसिटी में बहुत इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ये सब पैरामीटर्स हमको असेस करना है, जिसमें हम बॉडी मास इंडेक्स से लेकर एक एजिंग प्रोफाइल निकालते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल एज और फिजियोलॉजिकल एज दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि भाई इनके बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन के ऑर्गन्स में क्या कमियां हो गई है, उसके टिश्यूज कमजोर हो गए हैं, उसके नर्व्स कमजोर हो गए हैं। फिर उसके अंदर एक डॉपलर स्टडीज करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे। उसके बाद में रिस्पॉन्स देखेंगे हम केमिकल्स को, केमिकल्स यानी जैसे कि पेंटोथोलामीन हो, जैसे कि पैपावेरिन हो, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें ब्लड फ्लो पेनिस का बढ़ता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग को बताया कि स्पंज जैसा एक्शन होता है, उसके अंदर ब्लड पुल करता है बॉडी। इट्स एन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक्चुअली ये इस तरह का मैकेनिज्म है जिसमें तुम्हारा विजन काम करता है, तुम्हारा हियरिंग काम करता है, तुम्हारा ब्रेन के ट्रांसमीटर्स काम करते हैं, तुम्हारे इंटरनल फीलिंग्स भी काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स एक्शन है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्शन। इरेक्शन बोले तो इरेक्शन का मतलब यू हैव टू, इरेक्शन इज नॉट इन द पेनिस, इन द लिंग में इरेक्शन नहीं होता, इरेक्शन तुम्हारे ब्रेन में होना चाहिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है। जब ब्रेन में इरेक्शन नहीं आएगा तो लिंग में इरेक्शन आएगा नहीं कभी भी। तो ये जो है ना, जो ट्रीटमेंट पार्ट ऐसे लोगों में हम देखेंगे तो हमारा इरेक्शन उसका ब्रेन में चालू करना है, तो लिंग का इरेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके लिए अलग थेरेपीज होते हैं, जो थेरेपीज जो मैंने बताया वो फॉर्म में दिए जाएंगे। उसके बाद में इवेल्युएट करने के बाद में उसका नर्व का इवेल्युएशन होगा, वेसल्स का इवेल्युएशन होगा, उसके हार्मोन्स का इवेल्युएशन होगा, उसके जनरल बॉडी का इवेल्युएशन होगा।
उसके टॉक्सिसिटी का एवोल्यूशन होगा, उसके बॉडी के हेवी मेटल्स का एवोल्यूशन होगा, उसके ओल्ड हिस्ट्री का एवोल्यूशन होगा जिसमें उसने काफी दिन की दवाएं खाई है, कोई टीबी की वजह से हुआ है, किसी वजह से हुआ है, ये सब उसका हम इवैल्यूएशन करेंगे। इस पैरामीटर्स के अंदर हमको पता चलेगा कि वेयर वी आर टेकिंग आवर पेशेंट, इन विच कैटेगरी वी आर टेकिंग द पेशेंट। उसके ऊपर हमको उसका पर्सनलाइज, कस्टमाइज, प्रिसाइज टू द पॉइंट हम ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बना सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, तो अगेन मैं व्यूअर्स के लिए एक समरी रखना चाहूंगा कि सबसे पहले जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है। साइकोलॉजिकल को डिड्यूस और कंक्लूड करने के लिए हम इंटरव्यूज और कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह लेते हैं, जो क्वेश्चनर्स होते हैं उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे कुछ समझ में आता है। फिर फिजिकल एवेल्यूएशंस हैं जिसमें ब्लड टेस्ट हैं, हार्मोन टेस्ट हैं, ब्रेन से जो केमिकल रिलीज होते हैं। तो इसको हमको नर्व स्टिमुलेशन जो होते हैं वेरियस टाइप के होते हैं जो हमारे पास की टेक्नोलॉजी है, उसके साथ में हम कंबाइन करते हैं रीजेनरेटिव मेडिसिन स्टेम सेल के साथ में। और स्टेम सेल तुम्हारा मास्टर सेल बनता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा तुमको सादा, यदि किसी चीज की फिजिकल डैमेज की इंजुरी हो तो हम हमारे स्टैंडर्ड मेडिकल केयर में सिर्फ उससे होने वाले लक्षण जैसे हुए दर्द हो, जैसे फीवर हो, जैसे कि हार्मोन कम सिक्रेशन हो रहा हो, हम उसके लिए ओनली उस सिम्टम की ट्रीटमेंट की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड मेडिकल केयर में। हमको वो सिम्टम से टच ही नहीं करना है, हमको उसका बेसिक पैथोलॉजी रिपेयर करना है, तो सिम्टम आएगा ही नहीं। समझ गए आप अभी? तो वो टाइप की ट्रीटमेंट स्टेम सेल थेरेपी या रीजेनरेटिव मेडिसिन देती है, जिसमें बॉडी खुद के खुद सेल्स बोन मैरो से हो, फैट से हो, चर्बी से हो, ब्लड वेसल से हो, ग्रोथ फैक्टर प्लेटलेट से हो, एक्सोसोम से हो, हमें ये सब यूज करके उसका पेनिस का और लिंग का जो इरेक्शन होता है वो हम परमानेंट रिपेयर कर सकते हैं। उसकी साइकोलॉजी परमानेंट रिपेयर होगी, उसकी वेस्कुलर लाइनिंग में एंडोथेलियल इम्बैलेंस बोलते हैं तो डिसफंक्शन बोलते हैं, वो इंप्रूव हो जाएगा, तो उसको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो मैं लोगों के लिए थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। तो दोस्तों, स्टेम सेल जो डॉक्टर साहब की रिसर्च है वो एक ऐसे सेल है जो अपने आप को किसी भी फंक्शनल सेल में कन्वर्ट कर पाते हैं और हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बोन मैरो में पाए जाते हैं, फैट ट्यूब में मिलते हैं। तो उन सेल्स का इस्तेमाल करके जो भी फिजियोलॉजिकल करेक्शन करना है, जहाँ पे भी टिश्यू डैमेज है, वियर एंड बॉडी का वियर एंड टीयर है, तो उसकी जो स्टेम सेल की जो रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उसको इस्तेमाल करके रूट कॉज पे जाके डॉक्टर साहब इसको ठीक करते हैं। और जो सिग्नल्स होते हैं, इरेक्शन फिजिकल और इमोशनल का रिजल्टेंट है, तो जो सिग्नल से रिलेटेड कुछ भी दिक्कतें हैं उसके लिए क्वांटम एनर्जी वाली पूरी थेरेपीज और मेडिकेशंस इस्तेमाल होती हैं। और साथ में पूरा एजुकेशन, साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन और इन सब का पूरा कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो आप एक, जैसे कहते हैं ना, वापस से जवान हो जाएंगे और एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। जिस तरह आप 10-15 साल पहले अपनी जिंदगी बिताया करते थे, आप उस स्टेज में वापस से पहुंच जाएंगे, क्योंकि वियर एंड टियर भी हो चुका है, जो सिग्नल्स में जहाँ पे भी कमी है वो भी ठीक हो चुकी है, और अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करके जो है परमानेंट सॉल्यूशन पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है कि इसमें सुनने में लगता है काफी सारा काम है, तो कितना लगता है, मतलब कितना टाइम लगेगा कि कोई बंदा आपके पास आए और उसे मतलब ये एहसास हो, ट्रीटमेंट में कितना टाइम है, रिजल्ट आने में कितना टाइम है? समझ में आता है कि बॉडी का अगर नेचुरल बेसिस पे रिपेयर होना है तो शायद कोई जादू की झप्पी तो नहीं होगी, लेकिन तो कितना टाइम लगेगा थोड़ा सा? धीरज, ये बहुत वाइटल प्रश्न है। ये प्रश्न में कैसे मालूम कि पूरा सार आ जाएगा ये प्रश्न में, बिकॉज हर एक को टाइम बड़ा प्रॉब्लम बनता है। सभी को लगता है कि मैं आज बात करूं और कल मैं अच्छा हो जाऊं, आज मैं ट्रीटमेंट दूं और कल मेरे सेक्सुअल फंक्शन में नॉर्मल हो जाऊं। ये तो कोई ऐसी मिरेकल होने वाली चीज है नहीं है दुनिया में।
जैसे कि हमने सियालिस ली आधा घंटा पहले और हमने इंटरकोर्स कसकर बाहर आ गया, ये कोई मशीन नहीं है। सियालिस मशीन का काम करेगी मगर वो रीजनरेट नहीं करेगी, फंक्शन को इंप्रूव नहीं करेगी। वैसे फंक्शन और स्पिंक्टर कंट्रोल रखने का हमारे पेरिनियम में, जैसे कि हमारा लिंग होता है और गुद्दद्वार रहता है, उसके अंदर जो मसल होते हैं उनका रोल होता है तो वो रोल मसल्स को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो ये सब अलग अलग से प्रोटोकॉल बनते हैं जो हम उसको स्टैंडर्ड मेडिकल केयर, जो नॉर्मल लोग जैसे आपने बताया कि अक्रॉस द काउंटर टेबल की दवा है जो ट्रीटमेंट करने की जगह पर कॉम्प्लिकेशन में ले जाती है पेशेंट्स को बिकॉज ऑफ सर्टन बिहेवियर्स विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। और ये करने के बाद में भी उसका बैकग्राउंड नहीं मालूम होता है, जिसकी वजह से उनका लीक होना भी चालू होता है, विनस लीक होना चालू होता है, जिसकी वजह से और उनको कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। तो ये जो प्रोटोकॉल जो है ना, इस चीज़ों के जो थेरेपी जो होते हैं, ये बहुत मायने करते हैं। डेप्थ ऑफ नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है कि जिसकी वजह से एक अच्छा फैमिली, अच्छा गृहस्थी, अच्छा घर चलाने वाला एक ठिकाने पर पहुंचता है कि जहां पर उसका घर पूरा उद्ध्वस्त होने की पारी आ जाती है, जिसमें पत्नी अनसेटिस्फाइड हो, हस्बैंड अनसेटिस्फाइड हो, उसका बिजनेस अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, उसकी लाइफ अनसेटिस्फाइड हो जाएगी, दोस्तों में डिप्रेशन रहना चालू करेगा, किसी को बोलेगा नहीं और खुद का खुद अंदर कूदते रहेगा और बोलने के लिए शर्माएगा कि मुझे प्रॉब्लम है कुछ, जबकि प्रॉब्लम नहीं होगा तो भी वो प्रॉब्लम में समझने चालू कर देगा। तो ये दवाओं का, जितना हम दवाओं का इफेक्ट सोच रहे हैं ना, दवाओं के अलावा भी उसके जो इफेक्ट होते हैं वो आर मोर डेंजरस, विच दे गेट टेक देम इनटू साइकोलॉजिकल डिप्रेशन इटसेल्फ सडनली। और वो जो क्राउड है उसको आज का ये टॉक बहुत मायने करता है और इसके अंदर से उसको बाहर निकलना है तो ये दवाओं का भी उनको साइड इफेक्ट मालूम होना जरूरी है, वो कहां पर यूज हो सकते हैं वो मालूम होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि ये दवाएं इज ए परमानेंट ट्रीटमेंट, ये दवाएं जो है ये बहुत टेम्पररी बेनिफिट है, बट वो टेम्पररी बेनिफिट उस वक्त जब तुम्हारा लिंग का इरेक्शन है उतना ही काम करेगा, पर उसके साथ के जो अदर साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि इस दवा से होने वाला उसका हेडेक हो, कंजेशन हो, लॉस ऑफ बैलेंस हो, स्लीपीनेस हो, बॉडी एक हो, डाइजेशन के प्रॉब्लम हो, ये सब उसको फर्दर डिस्करेज करते हैं। सो ड्रग इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर दिस ट्रीटमेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। इसके ड्रग इज नॉट द सोल्यूशन, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो इसको मायने करते हैं। सो ये जो सेशन उनको मालूम करना जरूरी है, जिसकी वजह से हम इनको ये नॉलेज जब दे रहे जा रहा है तो वो खुद को इवैल्यूएट खुद का खुद कर ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको खुद डॉक्टर नहीं मानना। बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आप जाने अनजाने में पता है क्या कर रहे हैं। एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है, जो एक लाइफ स्टाइल में हल्का सा जो चेंज आया है, वो आप अपनी झिझक, अपनी हेजिटेशन की वजह से कुछ भी लेके उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि शायद डॉक्टरों को भी आपकी मदद करने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, और जो माइल्ड लेवल का केस है वो एक कॉम्प्लिकेट केस बन जाता है। तो बहुत सोच समझ के ड्रग्स लेनी है, और जैसे बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा फेमस वियाग्रा कैटेगरी है, जैसे PD5 करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कुछ केसेस के लिए हो सकता है डॉक्टर साहब को रिकमेंड करें, जहाँ पे उन्हें ये समझ में आए कि आपका इश्यू ब्लड फ्लो या मस्कुलर से रिलेटेड है। हो सकता है डॉक्टर आपको रिकमेंड करें विद राइट डोसेज, दवाई की दुकान से जाके खुद डॉक्टर बन के प्लीज आप अपनी हेल्थ को डिटोरिएट मत करो। आपका सेक्सुअल फंक्शन इंप्रूव नहीं तो उससे डिटोरिएट ही होगा। और कितने सारे ऐसे लोग हैं डॉक्टर साहब, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, वो एडिक्टेड हो गए हैं। जितना भी सेक्सुअल फंक्शन काम करता था इन दवाइयों की वजह से, अब वो कुछ नहीं कर पाते। मतलब एक तरीके से जैसे कहते हैं एडिक्शन सा टाइप का बन कई सारे लोगों के लिए बन जाता है। तो दोस्तों, ये पहला पॉइंट। डॉक्टर साहब, मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ कि क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो जिसमें जैसे कहते हैं ना, आपने बताया कि जो भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिनके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं। आपने इरेक्शन किया, किसी का जैसे कह सकते हैं कि वन टाइम यूसेज है, कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस हैं जो महीने 2-3 महीने काम करते हैं, कुछ 6 महीने काम करते हैं, कुछ थेरेपीज हैं, कुछ सर्जरीज हैं। मतलब आप एक इंटरनेट पे सर्च मारो, पनाई पंप से लेके सर्जिकल सॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें हैं
और साथ में ये लिखा होता है 3 महीने काम करेगी, 2 महीने काम करेगी, ड्रग्स पर एक्स हो सकता है, 1 दिन के लिए सफिशिएंट हो। तो क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है क्या डॉक्टर साहब? धीरज साहब, तुमने एक बहुत बड़ा सोल्यूशन की तरफ का दरवाजा खोल दिया आज ये बात करके मुझसे, जो आमतौर पर बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी मालूम नहीं है, बहुत बड़े सेक्सुअल थेरेपिस्ट को भी मालूम नहीं है, जो काउंसलर्स को भी मालूम नहीं है, जो सेक्सुअल काउंसलर्स होते हैं उनको भी मालूम नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ये तुमने एक बहुत बड़ा गेट ओपन कर दिया है, जिसके अंदर हमारे पास में जो जिसको हम नॉवेल टेक्नोलॉजीज बोलेंगे, शायद ये वर्ड प्रॉपर रहेगा, नॉवेल टेक्नोलॉजीज। ये नॉवेल टेक्नोलॉजीज हमारे रूट कॉज के पास जाकर इसको परमानेंट ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये टेम्पररी फिनोमिना जो ड्रग से होते हैं, वो ड्रग के टेम्पररी फिनोमिना लॉस करने वाले हैं, जो एक ट्रांजिएंट बेनिफिट मिलेगा, मगर उसकी वजह से आगे का बेसिक बीमारी अंदर की बॉडी जैसी की वैसी रह जाएगी। यदि हम उस लेवल को जाकर ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें नॉवेल टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने वर्ड किया है, नॉवेल टेक्नोलॉजीज और इनोवेटिव साइंस बात करेंगे, तो उसके अंदर हमको रीजेनरेटिव मेडिसिन और क्वांटम एनर्जी मेडिसिन अलॉन्ग विद HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जहां पर इंडिकेटेड है, सब तरफ नहीं है। ये जो जैसे मैंने बताया कि ये पर्सनलाइज, कस्टमाइज, प्रिसाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है। ये जो पर्सनलाइज, कस्टमाइज, प्रिसाइज ट्रीटमेंट्स है, इसके अंदर यदि हमको उनको इवैल्यूएट करना है और उनकी जो सोशल फैमिली लाइफ है, जो एक गृहस्थी बनते हैं लोग और अपने जनरेशन को खड़ा करने के लिए सारी मेहनत करते हैं, उसमें इस चीज का बहुत मायने करता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अपने मैं शायद आप समझेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि सेक्सुअल लाइफ एक फैमिली को स्टेबलाइज करने में बहुत मायने करती है। उनकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल होती है, पैसा रहने से भी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी रहने से भी नहीं होगी, कितना भी तुम बूस्ट करो उससे भी नहीं होगी, जब तक ये जो रिलेशनशिप का बेस फाउंडेशन पक्का नहीं होता है। और ये पक्का होता है कॉन्फिडेंस लेवल पर, और ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के लिए हमको नॉवेल टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी बनता है। नॉवेल टेक्नोलॉजीज में डिजिटलाइजेशन काफी बड़ा प्रकार है, जिसके अंदर हम उनको सोशल, कॉग्निटिव, एजुकेशनल, कंप्लीट कंसेप्ट हम डिजिटलाइजेशन में उनको दे सकते हैं। खाली इंटरेक्शन कर नहीं होगा, एजुकेशन दे सकते हैं उसमें। देन क्वांटम एनर्जी मेडिसिन जो बनता है मेजॉरिटी रोल, जिसमें मैंने बताया कि एक डायफ्राम जो होता है, स्पिंक्टर्स जो होते हैं पेल्विस के, उनको स्ट्रेंथन करना। एज के वजह से हार्मोन लेवल कम जब होते हैं, तुम कितना भी करो वो टोन नहीं मिलेगा मसल को, वो टोन नहीं मिलेगा तो तुम हल्लू हल्लू से प्रीमैच्योर और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में चले जाओगे। वो टोन नहीं मिलेगा तो तुमको कोई भी दवाएं टोन नहीं दे सकेगी, दवाएं टोन नहीं दे सकेगी, मसल का फंक्शन ही टोन देगा, और कोई मेडिसिन ऐसा नहीं कि वो टोन वापस लाएगा। तो एक क्वांटम एनर्जी मेडिसिन जो है वो टोन वापस ला लेगा उसका, मसल्स का। उसके लिए वेरियस थेरेपीज और क्वांटम एनर्जी मेडिसिन के मैग्नेट पर बेस्ड है, इलेक्ट्रिकल पर बेस्ड है, हाई प्रेशर वेव्स पर बेस्ड है, और कुछ एक्सरसाइज पेरिनियल मसल्स के लिए एक्यूज है, एक्यूप्रेशर पंक्चर्स जो होते हैं मसल, इसको हम बोलेंगे पापावरिन टेस्ट करने के बाद में फिजिकल एबनॉर्मलिटी है या नहीं, या तो पेंटालामाइन यूज करके, या तो इवन PDG का यूज कर। देयर आर मेनी वेज आर देयर व्हिच वी कैन टॉक। और पेनल इंटुमेसेंस टेस्ट मुझे होता है, जो रात को सोते हुए देखते हैं कि मॉर्निंग पेन में इरेक्शन कितना आ रहा है, पेनिस में इरेक्शन कितना आ रहा है, लिंग में। ये सब करने के बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसको रीजेनरेटिव मेडिसिन के अंदर जो हमारा डैमेज है, समझो स्पिंक्टर का डैमेज है, एंडोथेलियल का डैमेज है, ब्लड वेसल्स का डैमेज है, नर्व का डैमेज है, या तो हार्मोन का डैमेज है, ये जो मेन कॉज पता है कि जो मेजॉरिटी ये बन जाता है फिर ग्रुप, और ये मेजॉरिटी ग्रुप ये ड्रग्स की वजह से मैनियक हो जाता है। दे गेट रियली लॉस ऑफ देयर ब्रेन, फैमिली, एवरीथिंग। तो उनके लिए बड़ा दरवाजा है ये कॉम्बिनेशन थेरेपी। हार्मोन के साथ में हम स्टेम सेल जो होते हैं, मास्टर सेल हमारे बॉडी में बोलते हैं, कि जो सेल्स हमारे टिश्यू को रीजनरेट कर सकते हैं, उनको सिग्नलिंग दे सकते हैं, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनका ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं, नर्व रिपेयर कर सकते हैं, उनके हार्मोन का इंप्रूव कर सकते हैं, उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स के डिप्रेशन में से बाहर निकाल सकते हैं,
जो ट्रांसक्रैनियल स्टिमुलेशंस हो, क्रैनियल स्टिमुलेशंस हो, पेनाइल स्टिमुलेशंस हो, पेरिनियल स्टिमुलेशंस हो, उनके ऊपर उनके ग्रोथ फैक्टर के इंजेक्शंस हो, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर वैस्कुलरिटी बढ़ाने के लिए है, नर्व बढ़ाने के लिए, वो सबका एक बड़ा एक बैग है जो हमको बोलेंगे एक प्रोटोकॉल बनता है, एक जिसके लिए हम बोलेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल बनता है, जिसका हम डिजीज प्रोफाइल बनाकर हम जब देंगे तो शायद ये बड़ा दरवाजा परमानेंट ट्रीटमेंट बोल के खुल जाएगा उनके लिए। तो पहले मैं समराइज कर लेता हूँ, फिर मैं अगला क्वेश्चन Yes, है। yes, तो yes. दोस्तों, पहली खुशखबरी ये है कि परमानेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो ऐसा नहीं है कि कोई एक बार में एक साइंस है बिहाइंड उसका, जिसमें क्वांटम मेडिकेशंस हैं, जिसमें रीजनरेटिव मेडिसिन हैं, कुछ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल थेरेपीज हैं। इनका एक कस्टमाइज कॉम्बिनेशन अगर बना के दिया जाए तो एक परमानेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अभी डॉक्टर साहब, अगले क्वेश्चन में ये रीजनरेटिव मेडिसिन और स्टेम सेल के बारे में थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, और समझना चाहेंगे कि ये स्टेम सेल थेरेपीज जो, जिसमें मुझे पता है कि आपने काफी रिसर्च और मास्टरी हासिल करी है, तो ये स्टेम सेल थेरेपी पहले तो होती क्या है और क्यों उसे हम रीजनरेटिव थेरेपीज की कैटेगरी में कहते हैं? धीरज, ये कंसेप्ट जैसा है कि मैंने काफी ये 10 साल के एक्सपीरियंस मैंने देखा है, जब तक दो कंसेप्ट है, एक फार्माकोलॉजिकल ड्रग और एक बायोलॉजिकल ड्रग। हम जो भी फार्माकोलॉजिकल मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो ये कंसेप्ट में हम सिर्फ उसके क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स को हैंडल कर सकेंगे, पर बेसिक पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो उनके बॉडी में का है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो वैसे के वैसा रह जाता है। तो वो उसको यदि हमको डील करना है तो टिश्यू रिजेनरेशन जो कंसेप्ट है, जिसको बॉडी का वियर टियर बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन में क्या होता है, बॉडी हर वक्त खुद को रिपेयर करती है। ये जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म है, जिसके अंदर लिंग के अंदर हो, पेनिस के अंदर हो, हार्मोन्स के अंदर हो, नर्व डैमेज में हो, वेसल के डैमेज में हो, जो भी कैटेगरी में हम बैठेंगे उसको रिपेयर करना जरूरी है। यदि हम उसको परमानेंट सोल्यूशन देखते हैं, परमानेंट सोल्यूशन देखते हैं, तो ये परमानेंट सोल्यूशन जब लेंगे हम, तो शायद ये फियर कॉम्प्लेक्स, न्यूरोलॉजिकल कॉजेस, वेस्कुलर कॉजेस, हार्मोनल कॉजेस, ये सब कॉजेस और मॉर्बिड कॉजेस लाइक डायबिटीज, हम में भी समझो हम सियालिस ले रहे हैं या तो वायग्रा ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं गोनिया, और उसका डिजीज कॉम्प्लेक्स ऑफ मॉर्बिड कंडीशन जैसे कि डायबिटीज हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, या तो न्यूरो डिजेनरेशन हो और एजिंग प्रोसेस हो, उसमें कुछ फर्क नहीं गिरेगा। तो वो एक तरह का खुद को मिसलीड करना चालू करता है कि मेरे ड्रग्स काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका बेसिक पैथोलॉजी बढ़ रहा है अंदर अभी। तो इसको यदि हमको परमानेंट सोल्यूशन करना है तो हमको उस रूट पर जाना है, जिस रूट पर हम ये देखेंगे कि उसका नर्व का फंक्शन पूरा रिएस्टैब्लिश हो जाए। प्यूडेंटल नर्व से उसकी जो नर्व होती है पेनिस को जाने वाली, लिंग को जाने वाली, उसका यदि फायरिंग हो, उसका जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स हो वो नहीं जा रहा है, यदि जाता भी है वहां पर वो न्यूरो ट्रांसमीटर बराबर रिलीज नहीं करता है, तो ये हमको ट्रीट करना है तो हमको रिजेनेरेटिव मेडिसिन का हेल्प लेना बहुत जरूरी बनता है, पहला। दूसरा, क्वांटम एनर्जी, जैसे मैंने बताया, जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स नर्व में से जाना है तो उसके लिए तो हमारी नर्व को फायरिंग बहुत जरूरी है, पर मॉर्बिड कंडीशंस हो, डैमेज हो, टॉक्सिटी हो और एनी काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक, कुछ दिनों में बन सकता है, कुछ वीक में बन सकता है, कुछ महीनों में बन सकता है, सालों में नहीं लगेगा। मगर जैसे कि हमको फंक्शन लेना है पर जिसमें साइकोलॉजिकल कम वैस्कुलर कॉज हो, साइकोलॉजिकल कम न्यूरोलॉजिकल कॉज हो, हार्मोनल कम न्यूरोलॉजिकल कॉज हो, इस तरह से जो कॉम्बिनेशन एक बार डिसाइड कर लेंगे ना हम, कुछ दिनों में, कुछ ही दिनों में मैं बोलूँगा इसके रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाते हैं अपने को। जैसे हम वैस्कुलरिटी का कॉज करेंगे, ये अभी एक मैं और एक अच्छी बात बताना चाहूँगा इसमें, जो हमारे आज के अटेंडिंग ऑडियंस है उनके लिए फ़ायदे का होगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के अंदर लोगों के अंदर बहुत बड़ा एक दूसरा प्रॉब्लम होता है, जो मैं पिछले टॉक में मैं रह गया था बोलने के लिए, मैं ऐड कर लूँगा। किसी लोगों को लिंग का साइज थोड़ा छोटा हो, बड़ा हो,
उसका शेप थोड़ा नैरो हो, बड़ा हो, इसकी बड़ी झिझक बनती है। तो फॉर्चुनेटली हम रीजेंटिव मेडिसिन के अंदर और क्वांटम एनर्जी मेडिसिन में ये जो दिमाग का इम्पैक्ट है कि मेरा पेनिस और मेरा लिंग थोड़ा छोटा है, उसका फंक्शन पूरा नहीं हो रहा है, उसकी डेप्थ नहीं मिलती है, उसकी ब्रेथ कम है, या तो उसके अंदर का स्टिफनेस कम है, ये जो फिजिकल पैरामीटर से बड़े मायने करते हैं बहुत सारे लोगों को, जबकि वो मायने नहीं करना चाहिए। पर वो जो साइकोलॉजी इम्पैक्ट है वो भी रीजेंटिव मेडिसिन क्वांटम एनर्जी में से रिपेयर हो सकता है। उसकी साइज एनहांस कर सकते हैं हम, उसका लेंथ एनहांस कर सकते हैं, उसका स्टिफनेस एनहांस कर सकते हैं, उसके अंदर की सेंसिटिविटी, जो ग्लांस की और पेनिस की सेंसिटिविटी सेक्सुअल एक्ट में बहुत मायने करती है। वो इतनी मायने करती है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया ऊपर नीचे चलती है। तो वो जो सेंसुअल फंक्शंस है, सेंसुअल फंक्शंस नहीं बता रहा हूँ मैं इसके फंक्शंस नहीं बता रहा हूँ, इरेक्शन के फंक्शन, सेंसुअल फंक्शंस बता रहा हूँ। सेंसरी फंक्शन जो थे, सेंसुअल फंक्शंस, दे प्ले मेजर रोल इन दिस टू गेट अ सेटिस्फैक्शन। तो वो जो कोई दवा नहीं कर सकती दुनिया में, वो करना है तो हमको स्टेम सेल का ही यूज करना पड़ेगा, मास्टर सेल का यूज करना पड़ेगा, ग्रोथ फैक्टर का यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर्स हो, पेन रिसेप्टर्स हो, स्किन के अंदर हो, उसके अंदर म्यूकोसल लेयर में हो, उसका यदि बढ़ाना है तो हमको रीजेंटिव मेडिसिन का ही, ग्रोथ फैक्टर्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये जो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गई थी बताने की ऑडियंस के लिए, वो शायद दूसरी बार प्रश्न आ सकता था, पर मैंने अभी वो सॉल्व कर दिया। वो भी एक मेडा फैक्टर बनता है कि फियर रिफ्लेक्स, अरे मेरा तो बहुत लिंग छोटा है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पत्नी को भी कैसे बताऊं मैं, वो तो मेरे को डिप्रेशन में, ये जो है ना कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स का भी ट्रीटमेंट रिजेंटिव मेडिसिन में हो जाएगा, जिसमें उसकी लेंथ हो, गर्थ हो, स्टिफनेस हो, बेंडिंग पावर हो, उसका जो कंप्लायंस हो, कंप्लायंस मीन्स उसका जो स्पंजिंग एक्शन हो वो भी हो, ये हम उसमें इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि वो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हो, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हो, उसके 2 या 3 सेशन लगेंगे या 4 सेशन लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स कॉज, जो है न्यूरोलॉजिकल हो, वैस्कुलर कॉज हो, तो हम उसको 1-2 सेशन में कर सकते हैं या तो 4 सेशन में कर सकते हैं, कभी किसी को 5 सेशन भी लग सकते हैं। मगर वो सेशंस हम कुछ गैप से रखते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बिकॉज उनको फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑर्गन में आने के लिए टाइम देना पड़ता है। हम इंजेक्शन देते हैं, इसका मतलब एनर्जी देते हैं, तो क्वांटम, इसका मतलब वो अंदर गई तो जब के जब चेंजेस नहीं हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट डूइंग नेसेसरी चेंजेस इन द एंडोथेलियल फंक्शन, वैस्कुलर ब्लड फ्लो, नर्व फायरिंग, सेंसरी इंप्रूवमेंट्स, ये जब जो पैरामीटर्स मैंने बताए उसको लाने के लिए किसी को 1 महीना लगेगा, किसी को 2 महीना लगेगा, किसी को 3 महीना लगेगा। पर ये काउंसलिंग सेशन में, जिस मतलब काउंसलिंग सेशन डिजिटलाइज होना चालू हो गया हमारे पास में, जिसकी वजह से उसका माइंड सेटअप हो जाता है कि मैं अच्छा होने वाला हूं, और डे टू डे प्रोग्रेस में उसको डिफरेंस लिखने लगता है कि यार मेरा अभी इरेक्शन अच्छा हो रहा है, शायद मैं अभी उतना स्खलन हुए जब तक मेरा लिंक में स्टिफनेस मेंटेन कर सकूं। ये जो जो बातें उसके आती है ना, हल्लू हल्लू से चेंजेस, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है इज समथिंग विच इज रीजनरेशन करने का है, फंक्शनल स्टिमुलेशन करने का है, हार्मोनल लेवल इंप्रूव करने का है। हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी के अंदर का जो व्यवहार है बहुत स्ट्रांग बन सकता है, और छोटे मोटे डिफिशियंसीज यदि उसकी पत्नी उसको कॉन्फिडेंस में लेती है तो ऑटोमेटिकली विल बिकम अ नॉर्मल विद दिस थेरेपीज एंड स्टेम सेल्स। सो दोस्तों, अगर मैं आपके लिए समराइज करूं तो आज एक बड़ी मजेदार बात निकली। आज तक हम बात करते थे साइड इफेक्ट्स की, आज हमने किसी थेरेपी के पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स की बात करी है। जो डॉक्टर साहब ने बताया कि ना केवल इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बल्कि लेंथ मतलब लंबाई, गर्थ मतलब चौड़ाई, सेंसुअल फंक्शन मतलब जो सेंसेशन होते हैं पेनिस के, उसमें भी एक अच्छा फायदा मिलेगा इस थेरेपी से। और दूसरा जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इनिशियल आपको रिफ्लेक्शन ऑफ अ ट्रीटमेंट कुछ दिनों में, आप हफ्ते मान सकते हैं, 1-2 हफ्ते में मान सकते हैं, और पूरा का पूरा करेक्शन होने में आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग सकता है। और ये एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, जब ये बात प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ ही निकल के आ पाएगी, जब ये पता चलेगा कि उसका कॉज क्या है, वस्कुलर कॉज है या न्यूरो कॉज है या कोई और दिक्कत है। तो जब पहली मीटिंग आप करते हैं डॉक्टर के साथ
तो वो एनालिसिस के बाद आपको ये समझ में आ पाएगा कि आपको कितने दिन में फायदा होना शुरू हो जाएगा और पूरा फायदा होने के लिए कितना दिन वेट करना पड़ेगा। पर परमानेंट सॉल्यूशन पक्का है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैं। और मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब आपसे की बात से एग्री करता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद थोड़ा सा भी डिफरेंस उनकी जिंदगी में, चाहे वो लेंथ में हो, चाहे बर्थ में हो, या सेंसरी फंक्शन में हो, या स्टिफनेस में हो, तो उनके लिए काफी मायने करता है। तो डॉक्टर साहब एक तो वो है रिजल्ट कब तक आएंगे। तो कोई पेशेंट आपके पास जैसे आ जाता है तो आप उसे कब कितने दिन में उसे फारिग कर देंगे? आदमी आपके पास ऑफिस से 1 दिन की छुट्टी लेके आए, 2 दिन की छुट्टी लेके आए, हफ्ते की छुट्टी लेके आए। धीरज, ये है ना एक बहुत ही अगेन ये भी तुम इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ का है। उनके प्रैक्टिकल लाइफ में जो है कि भला मेरी छुट्टी भी नहीं लगे, मेरा काम भी हो जाए, मेरी फैमिली भी अच्छी बन जाए, ये सब एक बास्केट में बैठना थोड़ा मुश्किल बनता है। तो उसके लिए भी कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स, फैमिली हिस्ट्री, प्रोफेशन हिस्ट्री, इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। जी, हम ऐसा तो जरूरी नहीं किसी को 1 महीना छुट्टी लेकर बैठना, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा कस्टमाइजेशन के अंदर के उनके कुछ शेड्यूल्स और उनके कुछ प्रोग्राम्स बनाकर दिए जाते हैं, उनके कुछ स्लॉट्स बनाकर दिए जाते हैं। वो उनके जॉब प्रोफाइल में, उनके फैमिली टाइमिंग के प्रोफाइल में, जो एजुकेशन प्रोफाइल में, वो एडजस्ट किए जा सकते हैं। ये कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसकी वजह से उनको छुट्टी लेकर 6 महीना घर में बैठे और ये प्रोग्राम करते बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल प्रश्न है सभी का। तो मेरा सबके लिए एक सलाह रहेगा, ये सलाह में है कि ड्यूरेशन कम हो ज्यादा हो, पर आपको टाइम फैक्टर का बॉदरेशन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये पूरा प्रोटोकॉल तुम्हारे टाइम के चॉइस से, तुम्हारे रिक्वायरमेंट, प्रोफेशन रिक्वायर से, फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कस्टमाइज किया जाता है। जिसकी वजह से ये कोई एडमिशन होकर एडमिट करके 2 में 8 दिन रुको, 15 दिन रुको, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। बट डेफिनेटली इट हैज गॉट अ प्रिसाइजनेस का मतलब है उसको कस्टमाइज करना, उसके डिजीज को अंडरस्टैंड करना, वो टारगेट को ट्रीटमेंट करना, और उसको रिज्यूनेट करना है तो रिपेयर करना। ये बहुत बड़े मायने का था, और ये कस्टमाइजेशन पर्सनलाइजेशन से होता है। ये अलग अलग मीटिंग्स होने के बाद में हम डिसाइड करते हैं। और डॉक्टर साहब, अब अपन अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि जब हमें ये पता चल गया कि ये फिजिकल रीजंस है, और हमारे काफ़ी सारे ऑडियंसेस ऐसे भी हैं जो, जैसे मैं बोलूँ कि काफ़ी पढ़े लिखे समझदार हैं, और उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा रहा है कि जैसे जैसे 35-40 साल की उम्र बढ़नी शुरू हुई है, सारी चीज़ें सही चल रही थी, और परहैप्स बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स उन्हें ऐसा लगने लगा है कि उनका जो सेक्सुअल फंक्शन है उसमें थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो गई है। और अक्सर हमने लोगों से बात करते हुए पाया है कि इसकी शुरुआत प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से होती है, और धीरे 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 वो इरेक्शन लेवल पे भी इसके इम्पैक्ट नजर आने शुरू होते हैं। तो अभी जो लोग बिल्कुल, जिनको कोई आइडिया नहीं है, उन्हें ये बात तो समझ में आ गई कि साइकोलॉजिकल रीजन, कुछ फिजिकल रीजन भी हो सकते हैं। अभी अगर हमने ये फाइनली डिड्यूस कर लिया कि ये फिजिकल रीजंस हैं, तो अब अपना अगला डिस्कशन हम इसके ऊपर फॉरवर्ड करेंगे। मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। मनीष, आई एम सीइंग सम टाइमर हियर, डू यू वांट मी टू होल्ड फॉर अ व्हाइल? We can join in the third link. Can you please once more send the information? डॉक्टर महाजन, एक और लिंक आ रहा है क्योंकि इसको टाइमर के साथ शुरू किया गया था और ये टाइमर खत्म होने वाला है, तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट टाइमर में लो। या ओके, जब we'll stop here and next timer we will start. Yeah, started. डॉक्टर महाजन, अभी coming back to the physical reasons behind the erectile dysfunction, तो अभी लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन ये होते हैं कि उन्हें ये तो समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ चेंज ऑफ बिहेवियर है और चेंज है उनकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में, शायद उन्हें कारण पता नहीं होता,
और एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना कंफ्यूजन रहता है आजकल, वयाग्रा टाइप की बहुत सारी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारा चीजें इस मार्केट में ऑफ द शेल्फ मिल जाती हैं। आप किसी केमिस्ट की दुकान पे जाओ, वो कुछ ना कुछ दे देता है। तो आपने एक बहुत बड़ी जर्नी न्यूरोलॉजिस्ट की तरह भी बताई है, आप एक बहुत बड़े रिसर्चर भी हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में भी जैसे कहते हैं आपने काफी सारे रिसर्च करी है। तो ये समझना चाहेंगे कि ये जो PD5 इनहिबिटर्स होते हैं, जो वियाग्रा कैटेगरी की जितनी भी दवाइयां हैं, वो किन लोगों के लिए सही है और किन लोगों के लिए किस तरह के ट्रीटमेंट आप टिपिकली रिकमेंड करेंगे? धीरज, ये जो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा है आपने, ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है कि आमतौर पर लोग डिसगाइज यानी छुप कर अपने प्रॉब्लम्स को खुद के मर्जी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह तो हमने बता दी है आपको। ऐसे वक्त पर जैसे आपने एक बहुत बड़ा एक डोर ओपन किया है कि देर आर लॉट ऑफ द शेल्फ, जैसे OTC ड्रग्स बोलेंगे हम, इस तरह के बहुत सारे ड्रग्स, एवरी पैथी, हम एलोपैथी लो, आयुर्वेदा लो, होम्योपैथी लो, ऐसे मार्केट में बहते हैं, एडवर्टाइज में से बहते हैं, टेक्निकल और डिजिटल मार्केटिंग में बहते हैं, दुकानों पर बोर्ड लिखे रहते हैं, पेपर में एडवर्टाइज मिलकर आते हैं। सो ये एक तरह का लोगों को पहुंचने के बाद, लोगों को जो लैक ऑफ नॉलेज है, ऐसे लोग जो ये पढ़ते हैं वो खुद को बहुत मिसगाइड कर लेते हैं और खुद को कैसी भी बीमारी हो, मैं तो बीमारी बोलता ही नहीं इसको, पहले तो बोलोगे लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम समझ लूंगा मैं, जिसको हम इजीली कोई भी डैमेज के बगैर हैंडल कर सकते हैं और उसको नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं। पर ऐसे वक्त जैसे आपने बोला है, OTC ड्रग्स जो अक्रॉस द काउंटर ड्रग्स जो मिलते हैं, ये लोगों को आइदर डैमेज करते हैं, बहुत सारे लोगों को, बिकॉज नॉन इंडिकेटेड ड्रग्स नॉन इंडिकेशन को चल जाते हैं, जिसमें जो लेना नहीं है वो ले लेते हैं, या तो ओवरडोज हो जाता है या तो अंडरडोज हो जाता है। तो ये सो जो लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज बनता है और खुद का खुद बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा, वो अपनी बीवी से भी डिस्कस करने को डरते हैं, अपने पेरेंट्स से तो बहुत दूर रहते हैं बोलने के लिए। नॉर्मली उन्होंने बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, पर वो नहीं हो सकता है बिकॉज देयर इज अ गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फिलोसफी है, जिसमें ये सेक्स के बारे में हम किससे कैसे बात करें, किसको क्यों पूछे, डॉक्टर को पूछने को भी झिझाते हो। अरे मैं बोलूंगा तो सारा मेरे को एकदम कमजोर समझ लेंगे डॉक्टर, मेरे में मेल कैरेक्टर है ही नहीं ऐसा समझ लेंगे। अपनी पत्नी को बोलेंगे तो पत्नी मुझे कुछ तो गलत समझ लेगी। और हर मर्द को लगता है कि मैं ही मैन हूं, मगर मुझे बताना भी नहीं है, मगर मैं ही मैन हूं बताना। ये एक तरह का एक काइंड ऑफ एक दिमाग में फोबिया कम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से दे बिकम विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। और ये जो ड्रग्स है, वो ड्रग्स का मिसयूज, मिस इंडिकेशन, रॉन्ग इंडिकेशन, रॉन्ग डोजिंग, रॉन्ग वक्त पर लेना, उनको कब लेना है, कैसा लेना है, उसके एक्शंस क्या है, ये कुछ मालूम नहीं होता है, जो डर के मारे खुद जाकर ले लेते हैं और अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो ये जो ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है। ये आज का टॉक, आई एम रियली थैंकफुल धीरज, ये ऐसा सेशन लेने की वजह से, ये जो बड़ा ग्रुप है इनका समझ होना बहुत जरूरी है। इनको मालूम होना जरूरी है कि तुमको ऐसा कोई मिराकल डिजीज नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ उद्ध्वस्त हो गई है। ये जो मैं ले मैंगन के बोलने की कोशिश करूं हिंदी में, बहुत बार कुछ वर्ड इधर उधर हो जाएंगे, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ऐसे लोगों के लिए ये जो मॉलिक्यूल्स जो मैंने अभी जैसे आपने बताया कि PDE5 ग्रुप जो है, जिसको हम कहेंगे कि ड्रग्स जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी डायलेट होती है, बड़ी बनती है, उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है उसका फंक्शन, एंडोथेलियल लाइनिंग जिसे कहेंगे, वो स्टेबलाइज होता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, और एंडोथेलियल इंप्रूव हो जाने से इन्फ्लेमेशन कम करता है, और जिसकी वजह से पेनिस का इरेक्शन इंप्रूव हो जाएगा। पर बहुत सारे लोगों को इसकी नेक्स्ट लेवल की एक्शन मालूम नहीं होती है, क्योंकि बहुत बार कहता है वेनस लीक जिसको बोलते हैं ना, वेन में से ब्लड निकल जाता है। ये लेने के बाद में भी बहुत लोगों को इरेक्शन पूरा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से और वो डर जाती कि यार मेरा ये भी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं बहुत काम से चला गया हूं, वो वेनस लीक होता है।
तो वेनस लीक और ऐसी चीजें इंप्रूव करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रोटोकॉल्स के अलावा भी, काउंसलिंग प्रोटोकॉल्स के अलावा भी, देर आर सर्टन डायनामिक थेरेपीज एंड डायनामिक डिवाइसेस जिसका यूज किया जा सकता है इस चीजों में, जिसके अंदर स्पिंक्टर का रोल जो होता है, इजैकुलेट जब होता है, इजेक्शन जब होता है ना, उसके अंदर पेनिस के अंदर, लिंग के अंदर उसको होल्ड करने के लिए स्पिंक्टर नाम का वाल्व होता है। वो वाल्व को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी बनता है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी बताते नहीं, पेशेंट को भी मालूम रहता नहीं, उसकी वाइफ को भी मालूम रहता नहीं, और वो विक्टिम बन जाते हैं लेने के बाद में भी। तो उसके लिए बहुत सारे क्वांटम एनर्जी डिवाइसेस होते हैं जो ये मसल्स के टोन इंप्रूव करते हैं। खाली इसमें डिफेक्ट नहीं, आप समझ गए ना, अभी इसके अंदर के इसके टोन इंप्रूव होना जरूरी है। वो एक प्रोटोकॉल डिजाइन किया जाता है जिसकी वजह से ये दवाओं के साइड इफेक्ट्स, दवाओं का यूटिलिटी प्रॉपर हो। पर ये ग्रुप ग्रेजुअली जब हम एग्जाम करते हैं ना, बहुत छोटा बन जाता है और मेजर ग्रुप बन जाता है जिसमें फिजिकल प्रॉब्लम बन जाते हैं। लेटर ऑन एज वी इवेल्युएट द ग्रुप मेजोरिटी बिकम्स विच फिजिकल प्रॉब्लम वाले, और ये ड्रग लेने से वो कॉम्प्लिकेशन में आने वाले प्रॉब्लम इधर आते हैं फिर, जिनको मालूम नहीं है। इसलिए ये ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या है, ये कहाँ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसका ज्ञान होना ये लोगों के लिए बहुत जरूरी बनता है। ये नॉलेज उनको अपने में डिफेक्ट है उसको मालूम करके हमको रियल ट्रीटमेंट की कितनी गरज है, जिसमें हम पेरिनियल स्पिंक्टर्स बोलूं होता है जब आप डीप डाउन करते हैं, तो 2-3 दिन मोटा मोटा मान के चले कि sufficient होते हैं आपके लिए? 2 दिन के सेशन जाएंगे, 2 दिन तो जाएगा उसका, उसमें फर्स्ट के अंदर देर इज लॉट ऑफ तो इंटरव्यू वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क, पर्टिकुलरली जिसको प्रश्नावली होती है लेमैन के लैंग्वेज में, उसके जो मार्किंग करके उसको एनालाइज करने में और टेस्ट करने में टाइम जाता है 2-3 दिन। ठीक है डॉक्टर साहब। तो दोस्तों आप अपना ये मान के चलें कि जो पहला आपका थॉरो एनालिसिस होगा, जिसमें ये जैसे कहते हैं ना रूट कॉज को जीरो डाउन किया जाएगा, उसके लिए आप 2 से 3 दिन मान के चलें। उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल बनेगा वो एक कस्टमाइज प्रोटोकॉल होगा, और डॉक्टर साहब उसको जैसे कहते हैं ना आपके शेड्यूल के हिसाब से आप डिस्कस कर सकते हैं, और उस तरीके से वो प्रोटोकॉल जो भी डिसाइड होता है उसका एक फॉरवर्ड पार्ट डिसाइड हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आज आपने काफ़ी सारे चीज़ों पे चर्चा करी, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये इंटरव्यू और ये सेशन उनको काफ़ी कुछ उम्मीदें भी देगा, और राइट नॉलेज, राइट डायरेक्शन देगा, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो और दोस्तों एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पहला कंसल्टेशन थोड़ा सा प्राइवेसी के साथ हो, तो डॉक्टर साहब मैं आपके बिहाफ पे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मुझे पता है कि ये मेडिकल साइंसेज के फंडामेंटल रूल्स हैं, तो वो प्राइवेसी मेंटेन करी जाएगी। बट दोस्तों मैं, आप चाहोगे तो हो जाएगी, बट मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे हमें कुछ भी शर्म करने की जरूरत है। ये एक लाइफ स्टाइल डिसीज है, और आज की दुनिया में 7 में से मेरे ख्याल से एक बंदा कहीं ना कभी सिचुएशनल स्टेज में पहुंचता ही पहुंचता है। तो कुछ ऐसी झिझक की बात नहीं है, आगे बढ़ो और परमानेंट सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ो, यही मेरी सलाह होगी। डॉक्टर साहब लास्ट वर्ड्स। धीरज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू टू हैव दिस सेशन। ये सेशन लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज कम्युनिटी सोसाइटी में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, ऐसे प्रॉब्लम्स कितने फैमिलीज उद्ध्वस्त कर चुकी है। तो शायद ये सेशन ऐसे फैमिलीज को, ऐसे गृहस्थी लोगों को फिर से एक हैप्पी फैमिली बनने का एक मौका देगा, जिसमें दोनों जो फैमिली बनाते हैं, हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी, जिनका रोल खाली बच्चे पैदा करना नहीं है, वरना उसके अलावा मनुष्य का जन्म होने के बाद में जो कोई नेचुरल जॉयज है, एंजॉयमेंट से जिंदगी के, उसके अलावा भी जो फीलिंग प्लेजर्स है, जिसकी वजह से ये पूरी घटना और ये पूरी विश्व की रचना चलती है। जैसे प्रोजनी नहीं होगी तो
उस स्पीसीज का एंड हो जाता है जनरली, प्रोजनी नहीं होगी तो ये नेचुरल फंक्शन जो दिया है, ये फैमिलीज तक पहुंचाना तुम बड़ा काम कर रहे हो और उसके लिए मुझे जिम्मेदार बनाया। आई एम वेरी थैंकफुल। और मैं ऐसे लोगों की यदि लाइफ स्टेबलाइज कर सका तो शायद इससे अच्छा काम कोई दुनिया में नहीं होगा। थैंक यू। If they have any questions, always you take them and always have a personal discussion, and हम उनको सबको assurance देंगे कि इसमें confidentiality 100% रहेगी, 100%। जहां तक तुम नॉर्मल नहीं होते जब तक, और नॉर्मल हो गए तो कॉन्फिडेंशियलिटी खलास हो गई। एक बार नॉर्मल, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। सो तुम्हारा डर चला गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल चली गई। तो ये स्टेप में से तुमको कॉन्फिडेंशियली से नॉन कॉन्फिडेंशियल एरिया में लाना मेरा फर्ज बनता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर। पहले वॉइस ब्लॉक